लास्ट कंपनी थी, वहाँ पे मैं नेटवर्किंग स्पेशलिस्ट एशिया पैसिफिक प्लस नॉर्थ एंड ईस्ट इंडिया था मैं। ये मेरा था सर्विस का रिकॉर्ड जो मैंने आपके साथ शेयर किया। उसके बाद मैंने बिजनेस शुरू किया। बिजनेस में मैंने कॉन्ट्रैक्टरशिप किया नोएडा अथॉरिटी में। आई एम अ कॉन्ट्रैक्टर विद नोएडा अथॉरिटी। आई यूज्ड टू टेक प्रोजेक्ट्स ऑनलाइन एंड जस्ट कंप्लीट इट। इतना ही मेरा पर्सनल है। 2 बच्चे हैं मेरे और जो कि सेक्टर 34 में पढ़ते हैं। मैं सेक्टर 31 में रहता हूँ। अब सर आगे बढ़ते हैं कि आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाई है और क्या मुद्दा है। सर मैं यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आपके समक्ष पेश हुआ हूँ। मैं सेक्टर नोएडा में अपने आप को जो प्रूव करने के लिए आया हूँ कि भाई एक हमारा वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो कि जिसकी समस्याएं कभी हम लोगों के सामने नहीं रखी जाती और उन लोगों को हमेशा टेक इट फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। उन लोगों की पीड़ा आप लोगों के सामने व्यक्त करना चाहता हूं जिससे कि लोगों को समझ में आए कि इस वर्ग की भी कुछ पीड़ाएं हो सकती हैं, परेशानियां हो सकती हैं और उसका भी समाधान निकाला जाना चाहिए। जो उनका अधिकार भी है, वो कोई फ्री में नहीं मांग रहे, वो कोई भीख नहीं मांग रहे, उनका अधिकार है, ये उनको मिलना चाहिए। शुरुआत करते हैं सर। आप सबके पास मेरा ये मैनिफेस्टो होगा साहब। इसका हम पहले पॉइंट से थोड़ा सा ब्रीफिंग कर लेते हैं। एक बहुत ही अच्छी हमारे यहाँ परंपरा चली आई है, एक बार एमएलए बन जाओ, कोई भी सरकारी पद पॉलिटिकल पद ले लीजिए और आपको जीवन भर के लिए पेंशन फिक्स। ऐसा कौन सा कार्य है साहब? आप जब तक कार्य करेंगे तभी तक आप पैसा ले सकते हैं या वेतन ले सकते हैं। कहते तो है आप सेवा कर रहे हैं, अगर सेवा है तो वेतन कैसा, और नहीं सेवा करने पे भी वेतन कैसा, ये लोगों के मन में आता है। लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं उठाती, सब आपस में मिले हुए हैं। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ। तो मेरा जो कहने का तात्पर्य है वो ये है कि अगर आप काम कर रहे हैं तभी तक आपको वेतन मिलना चाहिए, उसके बाद आपको वेतन नहीं मिलना चाहिए। जो लॉजिकल भी है और आजकल की जो लॉजिकल दुनिया है वो ये सुनना भी चाहती है। जब तक काम करेंगे तब तक पैसा है। अब आ जाते हैं सर दूसरे पॉइंट पे, आयकर दाता। आयकर दाता मतलब इनकम टैक्स पे पिछले 2 वर्षों से 40% की आयकर दाता में वृद्धि हुई है जिन्होंने अपना पैन कार्ड रजिस्टर कराया है। ईयर ऑन ईयर 40% का इंक्रीमेंट है। आज की डेट में अभी मैं सुबह वेबसाइट देख के आया हूं, करीबन 9 करोड़ लोगों ने अपना पैन कार्ड इनकम टैक्स में बनवाया है, जिसमें से सिर्फ 4 करोड़ लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी है। टैक्स कितनों ने दिया अभी नहीं पता है, उसका एवोल्यूशन जारी है, क्योंकि पेनल्टी लग के भी लोग बात टैक्स दे देते हैं जिनकी बैलेंस शीट तैयार नहीं हो पाती है। मुद्दे की बात यह है कि सरकार हमसे टैक्स लेती है, वो हमें कोई दिक्कत नहीं। आप 30 नहीं 40% कर दो, 50% कर दो, जितना करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है, हम देने को तैयार हैं। ये समाज का वो वर्ग है जो मेहनत करके रोटी कमाता है और लोगों को देता भी है, चाहे वो सैलरी में हो, चाहे वो बिजनेस कर रहा हो, मेहनत करता है और अपना काम खुद भी करता है और दूसरों के लिए भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है। ये लोग जब आयकर देते हैं तो इनके दिमाग में आयकर देने के बाद ये रहता है, यार मुझसे आयकर तो ले लिया लेकिन मुझे रिफंड क्या मिल रहा है? मेरा मतलब मैं मेहनत करके सरकार को दे रहा हूँ और सरकार उसको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में यूज कर रही है। मे भी कहीं वो रोड पे लगा रही है, ब्रिजेस बना रही है, रेल का विस्तार कर रही है, सामाजिक कार्य कर रही है। वो तो सरकार के पास कमाने के और भी बहुत सारे साधन है, जिसके अंदर से अगर आप कहें शराब, नशीले पदार्थ जिसे हम कह सकते हैं, या पेट्रोल है, इनसे इतना पैसा कमाती है जिसका आज तक हमारे पास बैलेंस शीट नहीं आता। आयकर 31 मार्च को अपनी बैलेंस शीट देता है, ये कमाया, ये खर्च किया, इतने बचे, इस पे टैक्स ले लो। हम सरकार से पूछते कोई ऐसा कागज है आपके पास कि आप ये बता दो इतना कमाई, इतना करोड़ का कर्जा है हमारे पे, किस किस से कर्जा है और इतना हमने खर्च किया और हमारे पास ये बचा। एक कागज नहीं मिलेगा साहब आपको। बजट का आप रिपोर्ट देखते जाओ, आप उसी में फंस के रह जाओगे। आज तक भाई साहब मुझे तो मिल नहीं पाया, मैंने बहुत कोशिश करी। अगर आपके पास हो तो जरूर प्रोवाइड कराइएगा कि एक कागज में आपको पूरी डिटेल मिल जाए। स्टेट वाइज फिर आ जाता है, उनका आधा इधर है आधा इधर है, तो आधा सेंट्रल के पास जाएगा, आधा स्टेट के पास जाएगा। इसी चीज को लेके कंफ्यूजमेंट की स्थिति बनी रहती है और हमें एंड तक पता नहीं चलता कि सरकार ने कितना कमाया और कितना खर्च किया। बस इतना पता है कि देशों विदेशों का कर्जा हमारे ऊपर कितना है, ये नहीं पता। अब आप देखिए कोविड आया जी, सबने मेडिकल के इंश्योरेंस बढ़ा दिए सारी कंपनी में, और हमको क्या मिल रहा है जी? आपको वही 80D में 25,000 रुपए मिल रहे जी। चाहे इंश्योरेंस 50,000 हो जाए, चाहे 30,000 हो जाए, चाहे 1 लाख रुपए हो जाए। मैं ये कहना चाहता हूं जो IRDA है, जो गाइडलाइंस बनाती है, आप उसके प्रारूप में अपना इंश्योरेंस पॉलिसी का जो अमाउंट है उसे भी आगे करिए। या आप चाहते ही नहीं। कई हजार लोगों की नौकरियां वहां से गई, उन लोगों को VRS के रूप में पैसा मिला, वो उनकी मेहनत का मिला, ऐसा किसी ने दिया नहीं है उनको।
उनकी मेहनत का पैसा उन्हें मिला वीआरएस के रूप में, और वीआरएस पे उनसे 30% इनकम टैक्स लेके उनको वापस पैसे कंपनी ने काट के दे दिए। मजेदार बात क्या है साहब, वीआरएस का जो नियम है उसमें 5 लाख रुपए की लिमिट सेट की गई थी 1988 में, वो आज तक रिवाइज नहीं हुई साहब। और जब उनको वो पैसा मिला तो 5 लाख रुपए तक की छूट देकर उन्हें बाकी का इनकम टैक्स उनको भरना पड़ा। अगर किसी आदमी को वीआरएस के रूप में अगर 50 लाख रुपए मिलने थे तो 18 लाख रुपए के करीब उसके टैक्स में चले गए, जो बिल्कुल गलत है। आप किसे मार रहे हो? इस वर्ग को ही तो मार सकते हो, क्योंकि ये वर्ग तो अपने काम धंधे में बिजी है। और हमको क्या मिलता है? कुछ भी नहीं, बस आप मेहनत करने के लिए एक मशीन बन गए हो। परिवार पालना और सरकार को टैक्स देना, इसके अलावा और कोई काम नहीं मध्यम वर्ग का। जो आयकर दाता हम इसको बहुत ही तरीके से लेते हैं, नहीं हम किसी को फ्री में दे रहे हैं। फ्री का शब्द तो मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं सर, क्योंकि मैं मानता हूं फ्री में कुछ होता ही नहीं। ठीक है जी, मेरा ये मानना है जो भी इनकम टैक्स देता है 55 साल की उम्र तक, भाई सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी होता है। जैसे आप बड़े होते जाएंगे कि भाई मैंने जो पैसा कमाया मैं अपने पास रखूं, किसी को ना दूं, क्या पता कोई ले जाए, मेरा बुढ़ापा कैसे कटेगा, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बीमारियां भी साथ आती जाती हैं। तो उसके लिए जो भी मैंने आयकर में पैसे जमा करे उसका उसी के हिसाब से कुछ प्रतिशत मेरे को पेंशन के रूप में मिलना शुरू होना चाहिए। मेरा जितने का भी मैंने आयकर दिया उसी के अनुरूप मेरे को मेडिकल कवर मिलना शुरू होना चाहिए। आज हम किस किस पे पैसा खर्च करते हैं? एलआईसी को हम मिडिल क्लास ही सारा पैसा देता है। बहुत सारे लोग हैं, मिडिल क्लास की नहीं, हर वर्ग का आदमी जिसको लगता है लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए, कल मेरे बीवी बच्चे कौन पालेगा, वो खर्च करता है, मेडिकल इंश्योरेंस में पैसा खर्च करता है, गाड़ियां वो खरीदता है, होम अप्लायंसेस वो खरीदता है। तो इन लोगों को ये लोग देश की इकोनॉमी रन करने वाले लोग हैं, और इन्हीं की बात नहीं सुनते हो। कमाल है साहब। तो मेरा अगर मैं सिस्टम में आता हूं, मैं इन रिफॉर्म्स पे काम करूंगा सर। इसके बाद सब आता है न्यूटन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोग बात इसके लिए लड़ रहे हैं, इच्छा शक्ति नहीं है सर। पैम्पलेट में छापेंगे, हम करेंगे, हुआ? तीनों सरकारें देख ली आपने साहब यूपी में बैठ के, पिछले 15 साल में तीनों सरकारें देख ली, तीनों ने कहा करेंगे, कुछ हुआ नहीं, भी कहा तो अब वो कहने लगे, लेकिन कुछ नहीं करा। क्यों भाई नेक्स्ट टर्म दिया जाए? ये कौन सा इतना बड़ा मुद्दा है? 5 मिनट का काम है साहब, फाइल लो, साइन करो, कल से चालू। इसके फायदे बहुत है सर। अगर मान लीजिए साहब मैंने आज अपना घर खरीदा, आज मेरे पास पैसे हैं, आज मैंने एक अपना घर खरीद लिया, 3 माले का मैंने बिल्डिंग बना लिया। भगवान ना करे 5 साल बाद मेरी स्थिति वो ना रहे, कहीं मेरा बिजनेस में लॉस हो गया, किसी वजह से मुझे पैसों की जरूरत है, तो मैं एक फ्लोर बेच के अपनी रिक्वायरमेंट पूरा कर सकता हूं। मुझे अपने घर से नहीं जाना पड़ेगा। एक जैसे आप गुड़गांव चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, वहां भी फ्री होल्ड है, क्या दिक्कत है? लोग कहते हैं ये प्लांट सिटी है। अरे भाई प्लांट है तभी तो कह रहे हैं, वहां तो फ्री होल्ड सबसे पहले होना चाहिए। और 3 माले बनाए तो किराएदार तो रह ही रहा है, उसमें भी तो आपकी पार्किंग लग रही है, वो भी तो टॉयलेट का पानी, सीवर का पानी आ रहा है। बहुत बुद्धिमान लोग हैं जो कहते हैं भाई इतना हमने डिजाइन ही नहीं कर रखा। डिजाइन आपने नहीं कर रखा, आपकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। आपने 3 माले की छूट दी है तो उसमें हम ये मानते थे हर एक फ्लोर पे एक फैमिली रह रही है। साहब ये उच्च न्यायालय है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं सही हूं तो मैं क्यों कोर्ट के चक्कर काटूं? मेरे को न्याय तुरंत मिलना चाहिए। किसी बड़े आदमी ने क्या, ये सब जानते हैं कि भाई साहब अगर न्याय प्रक्रिया में अगर लेट हुआ, इट इज इक्विवेलेंट टू आपको न्याय नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। तो क्या यूपी में इतनी बड़ी स्टेट में सिर्फ एक ही हाई कोर्ट होनी चाहिए? एक हाई कोर्ट अपने गौतम बुद्ध नगर में नहीं होनी चाहिए? ये यूपी की जान है, आर्थिक कैपिटल है नोएडा की, ये यूपी की है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, मतलब कि हमारे को ये तो चाहिए ही चाहिए। मैं नहीं कह रहा मेरे घर के बाहर खोल दो, अरे गौतम बुद्ध नगर में इतनी जमीनें तुमने अधिकृत कर रखी हैं, कहीं भी 100 बीघा 100 एकड़ लेके हाई कोर्ट बना दो। 2 हाई कोर्ट से क्या दिक्कत है? जब 2 सीएम डिप्टी सीएम हो सकते हैं तो 2 हाई कोर्ट से क्या दिक्कत है साहब? ये बस अंदर की इच्छा शक्ति होनी चाहिए ना। शुरू में यही हुआ था कि भाई यहाँ पे हाई कोर्ट आएगी, लोगों को इतनी दूर नहीं भाग के जाना पड़ेगा। 600 किलोमीटर है यहाँ से प्रयागराज साहब, मैं जाता हूँ, रात में जर्नी करता हूँ, सुबह पहुंचता हूँ। तो यहाँ पे ये बहुत ही वैलिड और लॉजिकल पॉइंट है, लोगों को न्याय मिलना चाहिए। ये रेसिडेंशियल प्लॉट है या कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो सकती। यहाँ पे लोगों के अपने अपने सोच है, अपना अपना विजन है। मेरा विजन क्या है साहब? अभी आप बिल्कुल ठीक है, आप सरकारी आदमी को देखिए 60 साल के बाद वो बेचारा घर में रह जाता है, अगर सोशल नेटवर्क ना हो वो घर के अंदर ही रह जाता है। कैसे हो जाता है लोगों को पता ही नहीं। ये मतलब किसी बहुत ही यहाँ के सम्मानित व्यक्ति ने मुझे सुझाव दिया, सौरभ इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। अगर आप बाहर एक अपनी दुकान लेके बैठ गए तो इसके अंदर किसकी इनसिक्योरिटी हो रही है भाई? वो अपना बेचारा सोशल लाइफ शुरू हो गई, बाहर खाने कमाने की भी नहीं है कि उसकी एक लोगों से मीटिंग शुरू हो गई, वो अपना टाइम स्पेंड कर सकता है, जो बुढ़ापे में सबसे इंपॉर्टेंट है साहब। आप देखते हैं ना
आदमी थोड़ा सा रिटायर्ड हो गया, घर में पड़ा है, 1-2 साल में उसके दोस्त भी मतलब 19-20 हो गए, अगर वो इतना प्रोग्रेसिव नहीं है, लोगों से सोशल नहीं है, या उसको कोई बीमारी हो गई, तो वो क्या करता है, बेचारा घर में ही रहता है। तो उसको सोशली कैसे कनेक्ट कराएं हम, जिसका ये भी फायदा है। सर कल कोई बिजनेस कर रहा है, वो डूब गया, आपने एक छोटा सा दुकान लेके अपने घर में ही बैठ गए, भैया मेरे पास पैसे लगाने को नहीं है, क्या दिक्कत है उसमें? कोई दिक्कत है साहब किसी को? नहीं कि कॉमर्शियल में जाओ, कॉमर्शियल के रेट आपको पता है, सेक्टर में चले जाइए, 7x हर जगह 80,000, 70,000, 90,000 रुपए की दुकान मिलती है और हर 6 महीने बाद खाली हो जाती है। आदमी आता है, मैं दुकान चला के दिखाऊंगा, रेंट इतना है, बेचारे को नींद कैसे आती है मुझे समझ में नहीं आता। आते हैं साहब बहुमंजिला इमारतों का, ये बहुत बड़ा मुद्दा है साहब। मतलब मेरा ख्याल ऐसा हो सकता है, आदमी का अपना विजन है, भाई हम तुम्हें जमीन देते हैं और आप इसमें अपार्टमेंट बनाओ। जमीन किसने दी? मैंने दी सर। आपको मान लीजिए आपने इनको बेच दिया, आपने इनसे सारे पैसे ले लिए, इनको अलॉटमेंट लेटर दे दिया, अब यहाँ पे 2 केस हैं, ये आपके फ्लैट में रहने लगे। अब मैं सरकार हूं, तो आपने कहा भाई सौरभ जी रजिस्ट्री कर दो, मैंने कहा भाई इसने मेरे पैसे नहीं दिए, मैं नहीं कर रहा जब तक ये पैसे नहीं देंगे। आपकी क्या गलती साहब? आपकी कोई गलती है? कोई गलती नहीं है। बिल्डर इज ओनली द पपेट इन फ्रंट ऑफ अस। हम बिल्डर के लिए कहते हैं बिल्डर ने ऐसा किया वैसा किया। मैं ये कहता हूं कोई आदमी इतना भी नीचे नहीं गिर सकता, मजबूरी है। उससे जाके पूछो ना तुम बैक सीट पे किसको पैसे दे के आए, आज तक पता चला जी? हो सकता है आप लोगों को पता भी हो, आप लोग पत्रकार हो, लेकिन मुझे नहीं पता, मैंने किसी को अपनी आंखों से नहीं देखा, सो आई कांट से, बट दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपकी रजिस्ट्री करूं साहब, ये मेरी मॉरल जिम्मेदारी। जमीन तो मेरी थी, दी तो मैंने थी। अगर उस आदमी ने मेरे पैसे नहीं दिए और इसने, अगर बायर ने डायरेक्ट बिल्डर को पैसे दे दिए, तो इसमें बायर की क्या गलती है? कोई गलती है साहब? बताओ मेरे को। नहीं है ना जी कोई गलती। मैंने तो उसको जमीन दी थी, उसी से तो बनाया, और रात में तो बना के खड़ा नहीं कर दिया। आज आप जाके नोटिस चिपकाते रहते हो जी ये तुमने ठीक नहीं बनाया, तुमने पार्किंग स्पेस नहीं छोड़ी, तो क्या एक ही दिन में सारे प्रोजेक्ट बन गए? बड़े लॉजिकल सवाल है सर ये। मैं कॉन्ट्रैक्टरशिप करता हूं, हिंदी में ठेकेदारी। 40% के 3 कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए। अगर 100 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट लेना तो 40 रुपए के 3 होने चाहिए। 39 रुपए 99 पैसे का भी होगा तो मैं बिड नहीं कर सकता। जिनको आपने जमीन दी उनका क्या पोर्टफोलियो था? आप चलो आपको देनी थी, आप एक 2 जमीन देख के देख लेते भाई, कंप्लीट कर ले, फिर और जमीन ले लिए। कौन सी यहाँ पे हवर दबड़ आ रही है? क्या आपने फ्लैट बनाने से पहले सोचा कि यहाँ पे फ्लैट की रिक्वायरमेंट कितनी है? बस सबको जमीन बांटनी शुरू कर दी और सबने मजे लिए। पिसा कौन? मध्यम वर्ग। एक आम आदमी जिसने कोशिश करी, अपना घर बेच के आया अपने गांव का, यूपी का, मान लो किसी भी पार्ट का, कि वहां जाके मैं फ्लैट में आराम से रहूंगा। आगे तो अनरजिस्टर्ड रह रहे हैं साहब। अलॉटमेंट लेटर मिला, घर में चल दिए, या बिल्डर ने सजेशन दे दिया, बिल्डर की मनमानी चालू। बेचारा वो भी क्या करेगा? उसने पैसे दिए, वो भी तो कमाएगा ना जी। और इसमें पैसा कौन किया? आम आदमी। इसके अंदर लास्ट पॉइंट यही है कहने का कि साहब जो परियोजनाएं पूरी नहीं हुई हैं उनको पूरा कराया जाएगा। अब कह जी आप अकेले होकर कैसे कराओगे? साहब गिनती 1 से ही स्टार्ट होती है, अपनी आवाज बुलंद करो। भगवान ने हमें दिया भी चुनाव चिन्ह है रणसिंगा, आप लोग उसमें ताकत डालो, बजा मैं रहा हूं। मतलब ऐसा नहीं मैं सबसे इंटेलिजेंट आदमी हूं, उससे इंटेलिजेंट बहुत है साहब, मैं तो बहुत नीचे हूं। बस हिम्मत मैंने इतनी करी है कि मैं चुनाव में खड़ा हो गया। इससे ज्यादा तो मेरा कोई मैं क्रेडिट नहीं लेना चाहता। एक कॉमन आदमी की आवाज उठाने के लिए मैं चुनाव में खड़ा हुआ। नेक्स्ट पॉइंट आता है साहब न्योडा प्राधिकरण के एम्प्लॉइज। बेचारे 20-20 साल हो गए, 25-25 साल हो गए, अपनी पूरी जिंदगी न्योडा प्राधिकरण में दे दी। वो से संविदा का भी नहीं मानते जी कि भाई तुम संविदा के हो। वो कहते जी तुम तो ठेकेदार के थ्रू हो, तो हम तुम्हें डायरेक्टली पेमेंट तो करते नहीं, हम तो ठेकेदार को करते हैं। ठेकेदार अपना 2.5% कमीशन लेता है और तुम्हारी सैलरी देता है, जबकि सारे साइन उन्हीं के चलते हैं। शुरुआत कहां से होती है? नीचे जेई साहब से, जॉब असिस्टेंट मैनेजर कहने लगे हम जिनको, प्रारूप चेंज हो गया। ये न्योडा अथॉरिटी नहीं बदलेगी, सब बदल गया। एक आदमी पूरी जिंदगी एक ही डिवीजन में एक ही पद पे बिता देता था, अब नहीं होता। अब हर साल ट्रांसफर हो जाते हैं। ट्रांसफर होने से परिवर्तन नहीं आएगा सर, काम करने से परिवर्तन आएगा, सोच बदलने से परिवर्तन आएगा। सब ऑनलाइन चल रहा है, आप बता दो कितना ऑनलाइन चल रहा है? आप जानते हो, फॉर्म बस फिल करके दे सकते हो, उसमें भी आधा फॉर्म ही अपलोड होता है, बाकी वहां पे जाके कागज पेन लगाना ही पड़ता है। और क्या घर बैठ के आता है आपका? कुछ नहीं आता, वैसा मैं लिख के देता हूं आपको। तो वो जो हमारे लोग हैं जो 20-20, 25-25 साल हो गए नौकरी करते हुए किसी तरह अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, उनको न्योडा अथॉरिटी से डायरेक्ट अगर जोड़ा जाएगा, उनको पीपीएफ मिलेगा, जो वो इन सारे लाभ की चीजों से वंचित है। चीजें बहुत सारी हैं सर। अब रेडी पटरी वाले हो गए,
भाई कोई पॉलिसी नहीं है भाई, जिसकी जुगाड़ लगी उसने अपना हाथ बढ़ाया और ठेला लगा दिया। क्यों भाई? फिर वो इनका शोषण होता है, कमेटी आती है उठा के ले जाती है, पहले ही फोन आ जाता है, सब गायब हो जाते हैं, ये बात सबको पता है। वो पैसे बेचारे अगर वो चाहे सस्ता देना है तो नहीं देते, कहते जी हमें वहां भी तो महीने का हमें जाना है, हमें वहां भी तो देना है महीने का, फिर बचता क्या? फिर आप भी कहते हो नहीं भाई तू ठीक कह रहा है। व्यवस्था हम ही ने बनाई है और फिर हम क्या करते हैं जी, वो जी एक ऐसी पॉलिसी आ गई, इस पॉलिसी का क्या फायदा? अरे भाई तुमने जिसको चुन के भेजा उसी ने तो साइन करे उस पॉलिसी पे। अगर वो इतना इंटेलिजेंट इतना दिमागदार नहीं था तो ये गलती हमारी है। अपने कंफर्ट लेवल से बाहर आओ और वोट करो और इस बार स्वयं के लिए मतदान करो, सही आदमी को सही जगह तक पहुंचाओ। बस इतना ही कहना चाहता हूं सर।